अभिनंदन है। मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे आखिरी क्लास। मित्रों सॉरी आखिरी नहीं, आगे की क्लास। ठीक है मित्रों, एक बात आपको हम फिर से बता देंगे, भले ही आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ही भरोसा कर लेना खतरनाक है आप लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव के साथ हम उसके दाएं बाएं के सभी क्षेत्र जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी जो है आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप कभी ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव से ही मिलेगा। हाँ, मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन दाएं बाएं से भी प्रश्न घुमा कर पूछा जा सकता है। हालांकि आप लोग अभी पहली बार माइनर एग्जाम हो रहा है, अगर राम मनोहर लोहिया का, तो बहुत कठिन नहीं पूछेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए इसमें 101 नंबर, इसके 3 भागों में हमने 100 प्रश्न को हमने कवर किया था। चलिए शुरुआत करते हैं। शिवाजी ने किस नए अस्त्र का आविष्कार किया था? शिवाजी ने सिंहनक का आविष्कार किया था। सिंहनक का आविष्कार का मतलब वही हाथों में जो है एक बड़े बड़े नाखून वाला बघनक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको लगाकर इन्होंने अफजल खान को मारा था। ठीक है, जिसे शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा गया था, जो ताकत में बहुत ज़्यादा था, शिवाजी के मुकाबले काफ़ी ताकतवर था। ठीक है, मराठा तोपखाना को कहा जाता है। मित्रों मराठा तोपखाना को दारू खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, दारू खाना का संबंध है। मित्रों दारू खाना जो है वो वही जो आपको बता चुके हैं, तो खाने को कहा जाता है, वो भी कहाँ के? मराठा। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खां को किस अस्त्र से मारा? तो शिवाजी ने अफजल खां को मारा था सिंहनक से। सिंहनक या फिर इसको हम कह सकते हैं बघनक भी कह सकते हैं। इतना मान के चलिए कि हाथों में ये सिंह के समान नाखून को लगाकर उन्होंने अफजल खां का पेट फाड़ दिया था। ठीक है, 105 नंबर, दुर्गों का व्यक्ति कहा जाता है। दुर्गों का व्यक्ति शिवाजी को माना जाता है, क्योंकि शिवाजी के काल में दुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अगला है, मराठा दुर्गों में कितने प्रकार के अधिकारी होते थे? तो मराठा दुर्गों में मित्र 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एक मराठा हवलदार होता था, जिसका काम होता था सुरक्षा व्यवस्था करना। एक होता था जो है ब्राह्मण करके फबनीफ करके होता था। एक मराठा हवलदार, फबनीफ, एक कारक नवीस। फबनीफ जो है ये कायस्थ होता था, जो कि लेखा जोखा का कार्य करता था। उसके बाद कारक नवीस से ब्राह्मण होता था, जो कि पूर्ण जो है कार्यवाहियों को करता था। जो राजा से जो जरूरत पड़ती थी वो जो है सुरक्षा व्यवस्था की मांग करता था। ठीक है, अगला है, मराठा दुर्गों का कारक नवीस किस जाति का होता था? कारक नवीस ये कायस्थ जाति का होता था। मित्रों थोड़ा सा हमने शायद उसके प्रश्न में ऊपर में हमने उल्टा बता दिया है आपको। कारक नवीस जो है कायस्थ होता था, फबनीफ जो है ये ब्राह्मण होता था। ठीक है, ठीक। अगला है, मराठा शक्ति के पतन में किस युद्ध में हुआ? तो मित्रों मराठा शक्ति का पतन जो है हुआ था ये पानीपत के तृतीय युद्ध में, जो अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में हुआ था। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना का सेनापतित्व कर रहे थे, और ये अहमद शाह अब्दाली जो है ये अफगानिस्तान से लूटने के लिए भारत को आया था। उसी के साथ जो है युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा शक्ति का अंत हो गया। पानीपत तृतीय युद्ध 1761 किस नाम से जाना जाता है? इसे अफगान मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। डॉक्टर कलाम जो थे, APJ अब्दुल कलाम, ये मिसाइल मैन कहा जाता है, तो भारत में प्रक्षेपास्त्रों के जनक थे। नेहरू जी से आप परिचित ही हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं हमारे। वाजपेयी जी, इनसे भी आप परिचित हैं, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं कारगिल संग्राम के दौरान। इन्होंने जो है द्वितीय परमाणु विस्फोट किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मित्रों ये ट्राम्बे में हुई थी। ट्राम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, कब किया गया? 1974 में। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया मित्रों 1974 में। परीक्षण का नाम था स्माइल्ड बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अगला है, भारत के परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो बस वही मित्रों आपको बता चुके हैं, स्माइल्ड बुद्धा। ठीक है, भारत के द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? द्वितीय परीक्षण का नाम था मित्रों ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। प्रथम परमाणु परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी के समय में हुआ था 1998 में। ठीक है,
प्रथम परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। मित्रों आपको हम बता चुके हैं। ऑपरेशन शक्ति परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी थे। ठीक है। मोदी जी सॉरी नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? मित्रों नेपोलियन की मृत्यु हुई थी 1821 में। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, नेपोलियन के जीवन का पहला अंतिम युद्ध वो था 1815 में वाटरलू का संग्राम। इसी वाटरलू के संग्राम में इसे ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने इसको बंदी बनाया था। अब बंदी बनाने के बाद 1815 में इसको ले जाकर एक निर्जन टापू पर छोड़ दिया, सेंट हेलेना। ठीक है, सेंट हेलेना नाम के निर्जन टापू पर छोड़ दिया गया, जहां 6 वर्षों बाद यानी 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। आप नेपोलियन को जानते ही हैं, युद्ध के देवता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत का जन्मदाता भी इसे माना जाता है। कहाँ का था? फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय हुआ था। ठीक है। अगला है, ईश्वर उसी का पक्ष लेता है जिसके पास बड़ी बटालियन होती है। यह कथन किसका है? मित्रों ये कथन युद्ध के देवता नेपोलियन का है। ठीक है। आगे, नेपोलियन की युद्ध भूमि में उपस्थिति 40,000 सैनिकों के बराबर होती थी। यह कथन किसका है? यह कथन है मित्रों जनरल वेलिंगटन का। वही जनरल जिन्होंने नेपोलियन को 1815 के वो वाटरलू के संग्राम में बंदी बनाया था। ठीक है। ये 40,000 सैनिकों का मतलब ये होता है कि इसका जो है उपस्थिति यानी इतना मनोबल ऊंचा था। ठीक है, क्योंकि युद्ध को देवता के नाम से जाना जाता है, युद्ध का देवता। अगला है, नेपोलियन का समरतंत्र था। मित्रों नेपोलियन का समरतंत्र जो था वो पंक्ति रचना और कालम रचना ये दोनों थी। ठीक है, पंक्ति और कालम रचना दोनों का प्रयोग करता था नेपोलियन। तेज फायर के लिए पंक्ति रचना और मुठभेड़ की लड़ाई के लिए कालम रचना। ध्यान रखिएगा, अगर फायर शक्ति तेज करना है तो पंक्ति रचना और मुठभेड़ की लड़ाई लड़नी है तो कालम रचना। नेपोलियन का गुरु किसे कहा जाता है? तो मित्रों नेपोलियन का गुरु जो है जोमिनी को कहा जाता है, जो का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और नेपोलियन के अति प्रशिक्षित सेना नायकों में से एक माना जाता है जोमिनी को, क्योंकि नेपोलियन कौन सी कार्यवाही करने वाला था, ये जो है कार्यवाही करने वाला है, ये जोमिनी को पहले ही पता चल जाता था। क्योंकि ये जोमिनी एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल युद्ध के बारे में ही सोचता था, ऐसा नेपोलियन का मानना था। नेपोलियन ने ऐसा कहा था। भाप युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मित्रों भाप युग को यांत्रिक युग के नाम से भी जाना जाता है, कारखाने का युग भी माना जाता है। ठीक है, दोनों माना जाता है। ठीक है। परमाणु बम किसने बनाया? मित्रों परमाणु बम बनाया था ऑटो हान ने। ठीक है, अमेरिकन वैज्ञानिक ऑटो हान ने परमाणु बम को बनाया था। मैनहट्टन परियोजना के तहत जो है इसको बनाया गया था, और मैनहट्टन परियोजना के जो समय अध्यक्ष थे ओपेनहाइमर थे। ठीक है। चलिए, विश्व में प्रथम परमाणु परीक्षण किसने किया? तो मित्रों अमेरिका ने किया था। कब? 1945 में, 16 जुलाई 1945 में। कहाँ पे किया था? अल्मोराडो न्यू मैक्सिको नामक स्थान पर, न्यू मैक्सिको की धरती पर अल्मोराडो नामक स्थान है अमेरिका में, वहीं पे इसने किया था। और आगे है, विश्व के प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो मित्रों वो था ट्रिनिटी। ठीक है, भारत का परमाणु परीक्षण का नाम हो जाए तो बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम है तो ऑपरेशन शक्तिमान है। और लिटिल बॉय क्या है? ये पहला परमाणु बम है जो हिरोशिमा नामक नगर पर गिराया गया था। ठीक है, विश्व में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो मित्रों वो है 16 जुलाई 1945 को। अगला है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय क्या है? मित्रों ये परमाणु बम है, कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा, जापान के नगर हिरोशिमा पर। ठीक है। चलिए, फैटमैन परमाणु बम ने किस शहर को बर्बाद किया? तो मित्रों फैटमैन जो है ये नागासाकी को बर्बाद किया था, यानी नागासाकी नगर पर जिस बम को गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। लिटिल बॉय, अगला प्रश्न है, लिटिल बॉय ने किस शहर को नष्ट किया? तो मित्रों वो हिरोशिमा को नष्ट किया था। ठीक है, जापानी नगर दोनों हैं। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया? नागासाकी पर उसी को जस्ट तीसरे दिन जो है मित्रों वहाँ गिराया गया था, तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में है? तो मित्रों ये दोनों जापान के महानगर हैं। ठीक है, जापानी नगर हैं। जापानी नगरों पर परमाणु बम किसने गिराया? तो मित्रों वही अमेरिका ने गिराया था। न्यूट्रॉन बम के निर्माता थे। मित्रों न्यूट्रॉन बम जो कि परमाणु बम से बाद बनाया गया है,
इसे एडवर्ड टेलर ने ही बनाया था, जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, 1900 लगभग वही 50 या 58 ने बनाए थे मित्रों, आप लोग देख लीजिएगा। सर्वप्रथम न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन बम किस देश ने बनाया? तो मित्रों वो है अमेरिका, अमेरिका ने ही बनाया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। तो उसका जो है कार्यकाल है, युद्ध काल है 1914 से 18 तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मित्रों बस वही चीज़ है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में जिसमें अमेरिकन ग्रुप था, अमेरिकन यूरोप की, हालांकि यूरोप में तो जर्मनी भी था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ और 45 तक चला था। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में, जिसमें मित्र राष्ट्रों में लगभग संपूर्ण विश्व एक तरफ था और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान और इटली, 3 राष्ट्र मात्र एक तरफ थे। ठीक है, हेड उसमें जर्मनी था, प्रथम विश्व युद्ध का भी और द्वितीय विश्व युद्ध का भी। आगे है यूनानी सैन्य संगठन को कहा जाता है। मित्रों यूनानी सैन्य संगठन को फ्लैंक्स नाम से जाना जाता है, जो सिकंदर का सैन्य संगठन था। ठीक है, वही सिकंदर आप जानते ही हैं, जो यूनान से चलकर विश्व विजय करने के लिए निकला था और भारत में जाकर पौरव से युद्ध करने के बाद वापस चला गया था। फ्लैंक्स के सैनिकों को कहा जाता था, मित्रों फ्लैंक्स के सैनिकों को होप्लाइट कहा जाता था। सिकंदर ने फ्लैंक्स में कितनी फैलेनगारकीज होती, सिकंदर के फ्लैंक्स में कितनी फैलेनगारकीज होती थी? फैलेनगारकी मित्रों एक इकाई है। ठीक है, तो इसमें कुल 8 फैलेनगारकीज होती थी मित्रों, जबकि सामान्य फ्लैंक्स में 4 फैलेनगारकीज होती थी। लेकिन सिकंदर ने क्या किया, ये गहराई को कम करके फ्रंट को बढ़ाया था, इसलिए फैलेनगारकीज की संख्या दूनी हो गई थी। ठीक है, अब सामान्य फ्लैंक्स में कितनी फैलेनगारकीज होती थी अगर पूछ लिया गया, या फ्लैंक्स में कितनी फैलेनगारकीज होती थी, तो आप बताएंगे 4। ये फैलेनगारकीज जो है ये सेना की इकाई होती थी, जो यूनानी पैदल सेना की थी। अगला है फ्लैंक्स का आकार होता था। आकार का मतलब किस तरह इसको खड़ा किया जाता था, जब खड़ा किया जाता था तो ये किस आकार में होता था? तो मित्रों वो होता था आयताकार। ठीक है, आयताकार। फ्लैंक्स के कौन से सैनिक युद्ध करते थे? तो मित्रों फ्लैंक्स में जो आगे के सैनिक होते थे वही युद्ध करते थे। जैसे फ्लैंक्स को इसी तरह आयताकार आकार में खड़ा किया जाता था, एक के पीछे एक 6-6 फीट की दूरी पर खड़ा कर दिया जाता था, जो कि एक फाइल सामने लगाई जाती थी, यानी एक फाइल सीधे एक लाइन में खड़ी कर दी जाती थी आगे से पीछे। 16 सैनिक होते थे फाइल में, और यानी गहराई 16 सैनिकों की होती और फ्रंट इनका 1024 सैनिकों का होता, जिसमें आगे का सैनिक लड़ता था, बाकी सारे सैनिक खड़े होते थे। जब आगे का सैनिक मर जाता था तो उसके पीछे का सैनिक आकर उसके स्थान पर लड़ने लगता था। ठीक है, तो फ्लैंक्स में कौन से सैनिक युद्ध करते थे? केवल अग्रभाग के सैनिक। अगला है कमांड ऑफ एयर पुस्तक के लेखक, ये हैं मित्रों जनरल डूहेट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कमांड ऑफ एयर पुस्तक के लेखक जनरल डूहेट हैं, जो कि इटली के हैं। सी पावर अपॉन हिस्ट्री पुस्तक, ये लेखक हैं A.T. महान। इनका पूरा नाम है मित्रों महान में A.T. महान, जो कि अमेरिका के ही नौसैनिक विचारक हैं। ठीक है, अगर सी पावर का मतलब होता है सामुद्रिक शक्ति। मित्रों सामुद्रिक शक्ति में अगर किसी भी लेखक का नाम पूछा जाए, किसी भी पुस्तक का नाम पूछा जाए, तो आप बिना कुछ पूछे आप A.T. महान का नाम आप लिख सकते हैं, क्योंकि इकलौते विचारक A.T. महान ही है। हालांकि कुछ लेखक ऐसे हैं जिन्होंने समुद्र पर लिखा है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपके विषय से अगर पूछते हैं तो समझ लीजिए A.T. महान ही होंगे। ठीक है, ज़्यादातर 99%। ठीक है, अगला है विमान वाहक पोत क्या है? विमान वाहक पोत मित्रों एक इतना बड़ा जलपोत जिस पर से हवाई जहाज उड़ान भर सके और उस पर उतर सके, यानी समुद्र पर तैरता हुआ एक हवाई अड्डा होता है, जिस पर से लड़ाकू विमान उस पर रखे जाते हैं। लड़ाई के मैदान में जब समुद्री युद्ध होता है तो उसको ले जाकर उसी पे विमानों को लाद कर लेके चला जाया जाता है, और वहाँ पे जो है बीच में कभी भी इन पे जो है विमान उड़कर अन्य दुश्मन के पोतों पर हमला करते थे और फिर से अपने हवाई जहाज पर अपने विमान वाहक पोत पर उतर जाते थे। तो मित्रों ये होता है विमान वाहक पोत, समुद्री हवाई अड्डा, बड़ा युद्ध पोत, बड़ा जलयान। तो मित्रों ये तीनों चीज़ है। ठीक है, ये सभी, यानी एक प्रकार से ये कल्पना करिए कि इतना बड़ा जलपोत, इतनी बड़ी नौका, ठीक है,
जिस पर हवाई अड्डा हो, यानी हवाई जहाज उतर सके और उड़ान भर सके, तो वही होता है विमान वाहक पोत, यानी विमान को वहन करने वाला पोत। तो विमान पे वही वहन करेगा जहाँ पे हवाई अड्डा हो। हवाई अड्डा आप समझ सकते हैं पानी में तो होगा नहीं, तो पानी पर तैरता हवाई अड्डे को हम लोग विमान वाहक पोत के नाम से जानते हैं। भारत में कंप्यूटर का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो मित्रों भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 से प्रारंभ हुआ था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, जो कि ब्रिटेन के थे, सब लोग जानते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साइबर युद्ध को अन्य नाम से जाना जाता है, तो साइबर युद्ध को मित्रों अन्य नेट युद्ध, ज्ञान युद्ध, पास युद्ध, इन सभी नामों से जाना जाता है। इंटरनेट से लड़ा जाता है इसलिए नेट युद्ध कहा जाता है। ज्ञान युद्ध का मतलब ये विद्वानों की लड़ाई है। विद्वानों का मतलब जिसको कंप्यूटर का गहरा ज्ञान होगा वही कंप्यूटर का युद्ध लड़ सकता है। बंदूक तो सभी चला सकते हैं, अनपढ़ भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे भी चला सकते हैं, जो कभी क्लास कॉलेज नहीं गया वो भी चला सकता है। पास युद्ध एक प्रकार से ये किसी पे आक्रमण नहीं करता, दिमाग को उलझन में डाल देता है, ठीक है, इसीलिए इसको पास युद्ध भी कहा जाता है। तो ये साइबर युद्ध को हम तीनों नामों से जानते हैं। तीनों नाम क्या, कई युद्ध होते हैं, नेट युद्ध, ज्ञान युद्ध, पास युद्ध, हैकर्स युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, इंटरनेट युद्ध, मतलब कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। मित्रों लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, ठीक है। तो यह ये एक 50 प्रश्न पूरे हो गए मित्रों। यहीं से हम इसको जो है समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो लंबा होगा तो आप लोगों को भी जो सुनने में ऊब लगेगी, ठीक है। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।